साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी बिहार में इलेक्शन हुए हैं। बिहार में एसआईआर हुई थी, यानी वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया था। जो लोग मर गए हैं या विस्थापित हो गए उनका नाम हटाया गया था, या जिन्होंने फर्जी तरीके से बना रखा है उनका नाम हटाया था। अब सेम चीज़ पूरे देश में होनी थी। बिहार में जैसे ही एसआईआर के रिजल्ट आए तो पता चला कुछ लाख वोटर्स, 65 लाख वोटर उससे हट गए हैं। उसके बाद जब चुनाव के रिजल्ट आए तो ये पता चला कि एक तरफा एनडीए जीत गई। तो जैसे ही एनडीए एक तरफा जीती तो कुछ नेताओं को ये लगने लगा कि भाई ये एसआईआर अगर हमारे स्टेट में हो गया तब तो भाई बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इन नेताओं ने वोट चोरी का मुद्दा उठाने के बजाय ये मुद्दा उठाया कि एसआईआर नहीं होने देना है। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो वोटर से उनका अधिकार छीन लेगी। एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक इनडायरेक्ट तरीके से एनआरसी है, जो यहां से घुसपैठियों को पकड़ लेगी और उनको बाहर कर देगी। इस तरह का एक कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन की शुरुआत करी गई वेस्ट बंगाल से। जैसा कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी लगातार इस चीज़ का विरोध कर रही हैं। पहले तो उन्होंने ये बोला कि वेस्ट बंगाल में मैं एसआईआर होने ही नहीं दूंगी। फिर उन्होंने इस चीज़ को घुमा फिरा के वहाँ के लोगों से कहना स्टार्ट किया कि भाई ये एसआईआर नहीं एनआरसी कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोग सड़कों पर आ जाओ। ये चीज़ न सिर्फ वेस्ट बंगाल में करी गई बल्कि तमिलनाडु में भी की गई, क्योंकि अगले साल वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह इलेक्शन है। इलेक्शन केरल में भी है, ठीक है, असम में भी है। चलिए साहब, जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बात कही कि ये एक छुपी हुई एनआरसी है, ये तुम लोगों को पहचानने की एक प्रक्रिया है, वैसे ही ममता बनर्जी को यह लग रहा था कि मेरा वोट बैंक मेरे पीछे आके खड़ा हो जाएगा और सब सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन अचानक से ये देखा जा रहा है, पिछले 2 दिन से ये खबर आ रही है अलग अलग जगहों पर, कि बड़े स्तर पर लोग बंगाल से पलायन कर रहे हैं और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जा रहे हैं। जी, ये सच्चाई है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अगर आप बंगाल के रहने वाले हैं तो आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे चले जाना, किसी भी ऐसे बस स्टैंड पे चले जाना जहां से गाड़ियां या बसें आपको बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए मिलती हों। यानी कि बॉर्डर से सटे हुए जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उस पर आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि आप पैर नहीं रख पाओगे। जी, अब आप इसे क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब बंगाल में जो ममता बनर्जी ने अपना वोट बैंक बनाया था, एक बड़ा पोर्शन ऐसा था जो घुसपैठिए थे। अब ये अपने आप क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनको ये डर लग रहा है कि अगर ये एसआईआर हुई और हम पकड़ में आ गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हम जेल चली जाएं, या कहीं ऐसा ना हो कि सरकार कोई अलग कदम हम पे उठा ले अलग प्रकार का। इस डर से ये लोग निकल निकल के भाग रहे हैं। ऐसी खबरें छप रही हैं, लगातार छप रही हैं। देख लो, दे सेड वी विल बी कॉट। इन्होंने कहा हम पकड़े जाएंगे, इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये देख करके ममता बनर्जी ने अपना माथा पकड़ लिया। कहती है ये तो दांव उल्टे ही पड़ गया। अब इन ममता बनर्जी को या इन जैसे नेताओं को जो इस तरह के वोट बैंक पे टिके हुए ने क्या पता कि कब इनके हाथ से सत्ता निकल जाएगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा। तो साहब, अभी एक बड़े स्तर पर यह पलायन हो रहा है। एक चीज आपको एसआईआर की और बता दूं, इस चीज से सबक लेते हुए पंजाब सरकार ने एसआईआर कराने का निर्णय लिया है और बड़े चाव से, बड़े तरीके से भगवंत मान की सरकार वहां पर एसआईआर करा रही है। यानी कि वहां पर जो आम आदमी पार्टी है वो एसआईआर के पक्ष में है और बड़े अच्छे से करा रही है, क्योंकि भगवंत मान को पता है कि वहां से जब वो फर्जी वोटर्स के नाम काट देंगे या ऐसे वोटर्स के नाम काट देंगे जो बाहर से आए हुए हैं, तो उनका सरकार में आना आसान हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में जो राजनीति है भारत की, वो एसआईआर के इर्द गिर्द घूम रही है। जी, बिहार में जो खेल हुआ, अब आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। बिहार में जो खेल हुआ, जिस तरह से एक तरफा विक्ट्री एनडीए को मिली, ऐसा लग रहा है पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को, कि भाई हम तो अब एसआईआर करा लिया तो हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कई पार्टीज को यह भी लग रहा है, कई क्षेत्रीय दलों को और कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके का वो यहां पर एक नेक्सस बना के बैठे थे, कभी किसी चीज़ के नाम पर दंगा करा देना, कभी किसी चीज़ के नाम पर दंगा करा देना, ये जो पूरा नेक्सस इस देश में चलता था जिसमें ज़्यादातर बाहर के लोग शामिल थे, कहीं वो भी इनके हाथ से छिन ना जाए। आप एक चीज़ पर गौर करना, मैं आपको 2 चीज़ों पर गौर कराऊंगा आज। मैं जो चर्चा कर रहा हूं, मेरी चर्चा का विषय ये नहीं है कि बंगाल में कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो बाद में बात करेंगे जब इलेक्शन नज़दीक आ जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस देश में कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 चल रहा है और हमें पता भी नहीं चल पा रहा। पहला पॉइंट, एसआईआर करा के ऐसे लोगों को बिल्कुल हमारी व्यवस्था से हटा देना जो यहां पर बोझ बने हुए थे या एक्स्ट्रा थे।
दूसरा, बंगाल जैसे क्षेत्रों में या इन जैसे आसाम जैसे क्षेत्रों में जो एनआरसी हुई थी, यहाँ पर ये सब चीज़ें करा करके घुसपैठियों को बाहर करना, ये तो चल ही रहा है। अगर आप ढंग से इस देश में एसआईआर करा लेते हो या घुसपैठियों को पहचान लेते हो तो आप एक बहुत बड़ी समस्या से बच सकते हो जो इस देश में चल रहा है। दूसरा पॉइंट आप देखिए, अभी एक नक्सली मारा गया है एनकाउंटर में, 1 करोड़ का इनामी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूं। नक्सलवाद पर लगातार इस प्रकार से प्रहार हो रहा है कि 2014 में हमारे देश में 126 जिले ऐसे थे जहां पर नक्सलवाद फैला हुआ था, अब केवल 6 जिले ऐसे रह गए हैं और बताते हैं कि अगले साल मार्च तक, 26 मार्च तक ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट पर और ध्यान दीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 खत्म हुआ उसके बाद से सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब जारी का मतलब लोग यही समझते हैं कि ब्रह्मोस जाएगी, वही ऑपरेशन सिंदूर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है आतंकवाद के विरुद्ध उठाया गया कदम। अंदर ही अंदर चल रहा था, जब चल रहा था तभी तो ये सब पकड़ा गया है, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट और वो सारा जो नेक्सस पकड़ा गया है, तो वो भी उसी का हिस्सा है। अब आपको मैं दूसरे पहलू पर भी ध्यान आकर्षित करवाता हूं, एक चीज पर और गौर करना। अभी चल रहा है नवंबर 2025, नवंबर में बिहार के रिजल्ट आते हैं, नवंबर में ही एसआईआर स्टार्ट हो चुका है कई राज्यों का, या होने वाला है जिनका नहीं हुआ है। इसी वक्त हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारी टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, बांग्लादेश धमकियां दे रहा है। ये रहा, बांग्लादेश कह रहा है कि शेख हसीना को वापस कर दो वरना हम दूसरे रास्ते से वापस मंगाएंगे, इंटरपोल पे बोलेंगे, इंटरनेशनल पुलिस से बोलेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का प्रयोग करेंगे जिससे भारत बाध्य हो जाए शेख हसीना को वापस बांग्लादेश पहुंचाने में। इस तरह का प्रभाव या प्रयास बांग्लादेश कर रहा है। ठीक है, तो इसी वक्त बांग्लादेश से हमारे रिश्ते खराब हैं। यही वो टाइम है जब शेख हसीना को बांग्लादेश में फांसी सुना दी जाती है या सजाए मौत सुना दी जाती है। तो ये तो अभी एक साथ चल रही हैं चीजें। अब बिहार से जो पिक्चर क्लियर होती है वो ये कि बंगाल में अब क्या होने वाला, अगले साल के मार्च में इलेक्शन, जहां तक मार्च या अप्रैल में होंगे। अब अगले साल को देखिए, 2026 में हम ये देखेंगे कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में मार्च या अप्रैल में चुनाव हो जाते हैं। यही वो कालखंड है जब बताया जाता है बांग्लादेश में भी चुनावों की बात स्टार्ट हो जाएगी कि चुनाव कब कराने हैं, नहीं कराने हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगले 6 महीने में हो जाएंगे, ऐसा वहां पे कहा गया है। जहां तक नहीं होंगे और होते भी हैं तो देखा जाएगा। यही बांग्लादेश की टाइमलाइन है। ठीक है जी, और यही वो कालखंड है जब हमारे देश में, वेस्ट बंगाल में ये चीजें हो जाएंगी, बांग्लादेश में भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी दरमियान आप देखोगे एक नई आग या एक नया खेल तैयार होगा, वो ये कि बड़े स्तर पर बॉर्डर पर, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पर आप कुछ ना कुछ हरकत होते हुए देखोगे। चूंकि असम के चुनाव भी हैं उसी वक्त, तो असम भी जाहिर सी बात है इससे प्रभावित है। यानी कि अगले साल मार्च अप्रैल का टाइम एक ऐसा टाइम होगा जब कई सारे लोग छट करके बॉर्डर पर पहुंच चुके होंगे। उसी वक्त बांग्लादेश में चर्चा चल रही होगी, या अब तब तक एक आध और स्ट्रगल वहां हो जाएगा, प्रोटेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शेख हसीना के सपोर्टर वहां सड़कों पर उतरे हुए हैं। तब तक ही जाहिर सी बात है कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगना है या नॉर्मल रहना है, ये बात भी तय हो जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह से इसका विरोध कर रही हैं, वो आज भी बोली हैं कि ये जो एसआईआर है ये स्ट्रक्चरली अनसाउंड है, इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। जो जितनी भी टीम्स बनाई गई हैं बीएलओ वगैरह की, इन सब की, ये ओवर टाइम काम कर रहे हैं, मनुष्य की क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, और ये जिस तरह से बनाया गया है ये एक तरीके से इमोरल है। इसको लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा है हमारे जो है ज्ञानेश जी को। ठीक है, तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जब हमारी केंद्र सरकार चाहे तो बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगा सकती है, ये कह करके कि ममता बनर्जी वहाँ चुनाव नहीं होने दे रही है, टीएमसी चुनाव नहीं होने दे रही है, या ये कह करके कि हमारा बांग्लादेश के साथ टेंशन है, इसलिए बांग्लादेश से सटे जितने भी इलाके हैं वहाँ हमें प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा करके चुनाव कराती है और बांग्लादेश से भी निपटती है, तो आपको नहीं लगता कि ये बेस्ट टाइम होगा जब हम अपने देश से ज़्यादा घुसपैठियों को बाहर कर सकते होंगे? तो आप समझ रहे खेल कहाँ का चल रहा है और ये कब क्रियान्वित होना है। अभी भी जो घुसपैठिए यहाँ से निकल के भाग रहे हैं ट्रेनों में, बसों में, ये भी ऐसे हैं कि जो कैमरे में आ जाते हैं, न्यूज़ में आ जा रहे हैं, पकड़ में आ जा रहे हैं, सीआरपीएफ के जो हमारे बॉर्डर पर फोर्सेस होती हैं उनके, तो वो तो चलो उनको सीआरपीएफ पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाल दे रही है, और जो सीधा पार कर जा रहे हैं वो भले ही उन्हें हमारी फोर्सेस उन्हें जानती हो, वो करने दे रही है कि जाने दो।
तो देश में दीमक जिस तरह से लग जाती है, उस पर दवाई छिड़की जाती है, ये जो दवा छिड़की जा रही है, इससे ये सब कीड़े निकल निकल के भाग रहे हैं, बॉर्डर पर इकट्ठे हो रहे हैं। फिर जो आखिरी धक्का लगेगा वो तब लगेगा जब बिल्कुल आखिरी पॉइंट आ जाएगा। उस एक धक्के के बाद न सिर्फ बांग्लादेश का इलाज होगा, न सिर्फ असम का इलाज होगा, न सिर्फ बंगाल में घुसपैठियों का इलाज होगा, बल्कि हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ सकता है, एक संभावना है। तो आप ये ना सोचें कि बंगाल में आज जो सुगबगाहट आप देख रहे हैं ये थोड़े दिन की बात है, फिर जब सब ठीक हो जाएगा ना। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पूरे बॉर्डर पर जब ये सब घुसपैठिए पहुंच जाएंगे तो यहाँ करेंगे ये बवाल, और जब यहाँ ये बवाल करना स्टार्ट करेंगे तब हमें कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। तब हमें, जाहिर सी बात है, हमारी फोर्सेस भी यहाँ पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, या आर्मी एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ मुख्यतः, यहाँ पर अपनी एक्सरसाइजेस क्यों कर रही हैं इतने लंबे समय से? नोटम क्यों बार बार जारी कर रही हैं? क्यों हमारे यहाँ पर आर्मी के बलों को बढ़ाया जा रहा है? कारण यही है कि जब यहाँ ज़्यादा उत्पाद मचाएंगे तो वो बेस्ट टाइम होगा पूरे देश की गंदगी को यहाँ भेजने का, प्लस इस क्षेत्र को भी बड़ा कर लेने का। जब इस क्षेत्र को बड़ा आप करोगे तो यहाँ की गंदगी भी आपको यहाँ भेजनी पड़ेगी। तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग, हम किसी बड़ी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। इस बात को बांग्लादेश भी जान रहा है, पाकिस्तान भी जान रहा है, यूएसए भी जान रहा है। इसलिए बांग्लादेश की तरफ से आप इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि शेख हसीना को हम फांसी सुनाते हैं, शेख हसीना को दे दो वरना ये हो जाएगा। कैसे भी बांग्लादेश इस चीज़ को वहाँ पर नेशनलाइज करना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है, जिससे कि बांग्लादेश में घुसपैठी लौट लौट के जा रही है न जाए। और बांग्लादेश को भी ये लेने पड़ रहे हैं। वो क्या कह के नहीं लौट आए, क्योंकि इनके पास तो भारतीयता का कोई सबूत ही नहीं है, और हो सकता है इनके पास बांग्लादेश का सबूत हो, तो वो तो भाई अब लेगा ही लेगा, नहीं भी लेगा तो क्या ही कर लेगा। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है बंगाल के बॉर्डर पर, जो ममता बनर्जी अपने ही जाल में फंस गई। उन्हें लगा कि मैं एनआरसी के नाम से डराऊंगी तो लोग मेरे साथ सड़कों पर उतर आएंगे। यहाँ तो लोग उल्टे, सबसे पहले नाव में छेद होता है तो चूहे निकल के भागते हैं, वो भाग रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े स्तर पर ममता बनर्जी या बंगाल में शायद ऐसे वोटर्स अपने आप को लिस्ट कराए हुए थे, किसी तरह से वोट डाल रहे थे, लिस्ट न भी कराए हों, वोट डाल रहे थे, फर्जी वोटर बन के वोट डाल रहे थे, कैसे कर रहे थे पता नहीं, बट यही वो थे जो वहाँ पर चीज़ें होने नहीं दे रहे थे। इसलिए हर चीज़ को एक टाइम देना चाहिए। कई लोग परेशान थे कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा, इतना बड़ा अस्पताल में कांड हो गया, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ये हो गया है ना, कलकत्ता में ये हो गया, अब सरकार क्या कर रही है, क्या कर रही है? सरकार को पता है चीज़ें कब करनी है। मोदी जी ने कहा है कि गंगा मैया बिहार से बंगाल की तरफ जाती हैं, तो एक हिंट दी है। हिंट इस पर भी आइए चर्चा करते हैं। हिंट क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली गंगा नदी जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ, फिर दो हिस्सों में बट जाती है, और उसके बाद फरक्का बराज से इसका हम जो पानी है वो रेगुलेट करते हैं, और बांग्लादेश को एक बड़ा हिस्सा हम पानी का देते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की एक गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 1996 में। एक गंगा को लेकर के, उसके जल के वितरण को लेकर के एक संधि हुई थी कि गंगा का इतना अगर जल हुआ तो इतना भारत के पास रहेगा, इतना बांग्लादेश के पास रहेगा। इस तरह से एक ट्रीटी हुई थी, आप ये समझ लीजिए। ये ट्रीटी 30 साल के लिए हुई थी 1996 में, और ये एक्सपायर हो रही है अगले साल। आप समझ रहे बात को? ये अगले साल एक्सपायर हो रही है, और आप जान रहे हैं कि भारत इस पर क्या करेगा? भारत क्या दोबारा पानी बांटेगा उनको, ये लो पानी ना, अब भारत इस पानी को भी रोकेगा। इसलिए गंगा का उल्लेख किया गया था। तो अगले साल मार्च अप्रैल तक बहुत कुछ इस बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पे होना है, जिसकी सुगबुगाहट आप अभी से देख रहे हैं कि होना क्या है। और इधर हम पाकिस्तान का पानी रोके हुए हैं, इधर हम बांग्लादेश का पानी रोकेंगे। पहले पानी रोकेगा, समस्याएं होंगी, उसके बाद बात होगी। तो इस तरह से खेल चल रहा है, आप समझ रहे हैं? जो लोग अभी भी ब्रेन वॉश्ड हैं, उन्हें लगता है कि नहीं नहीं ममता बनर्जी बहुत अच्छी हैं, तो वो लोग कभी नहीं समझ सकते, है ना, वो इस भीड़ को भी नहीं देख पाएंगे। बट हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो थोड़े बहुत मेंटली सही है। ठीक है साहब, तो ये अभी तक की अपडेट है, बाकी कुछ भी आता है तो मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।